तो अब यहाँ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स देखने वाले। सपोज कोई वेक्टर है, सपोज कोई वेक्टर ए है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये वेक्टर हो गया वेक्टर ए। तो हम आगे देख ही चुके हैं, उसका हम दो कंपोनेंट ले सकते हैं, दो वेक्टर्स हम इसके बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर बनाते हैं, ये पहला, इस वेक्टर का नाम दे देते हैं a1 और इस वेक्टर का नाम a1 वेक्टर इज इक्वल टू लिखते हैं ax i कैरेट। क्यों? क्योंकि एक एक्सिस पे, क्योंकि वो वेक्टर है वो कहाँ पे है, x एक्सिस पे। चलो यहाँ पे दूसरा वेक्टर ले लेते हैं इस तरह से, इतनी लेंथ का, तो ये लेंथ ले ली, उसका वेक्टर ले लिया, उसको हमने बोल दिया a2 वेक्टर, और a2 को लिख सकते हैं ay j कैप। क्यों ay j कैप लिख सकते हैं? क्योंकि y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे जितनी लेंथ होती है उसी लेंथ का हमने वेक्टर को कंसीडर किया है a2। कंसीडर कर सकते हैं ना, स्टार्टिंग में ही देखा था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के स्टार्टिंग में a b और कैपिटल A वाला लिया था, याद हो तो। बस उसी तरह से हमने किया है। यहाँ पर वेक्टर है बस, पर वो वेक्टर प्लेन में लेते थे, स्मॉल a और स्मॉल b, पर यहाँ हमने वो दो वेक्टर कहाँ पे लिए, कार्टेशियन यानी एक्सिस पे लिए। पहला वेक्टर किसकी ऊपर लिया है, y एक्सिस, उसकी लेंथ x एक्सिस पे जितनी है उतनी ली है, और दूसरी वेक्टर की लेंथ जितनी y एक्सिस पे बनती है उतनी ली है। दूसरा कुछ नया नहीं किया है, ओके, सेम ही किया है। चलो, तो हम रिजल्टेंट वेक्टर को इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई ये देखो, पहले वेक्टर की हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल हमने अरेंज कर दी ना, देखो यहाँ पर भी। सो वेक्टर a इज इक्वल टू a1 प्लस a2, बट a1 को हमने कंसीडर कर लिया ax i कैरेट प्लस ay j कैरेट। ओके, ax i कैप प्लस ay j कैप, तो ये हो गया वेक्टर a कंप्लीट। चलो अब उसके कंपोनेंट डिराइव करते हैं। अब इसका एक पहले एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आप ट्रॉली बैग को खींचते हो, तो आप कोई एंगल बना के खींचते हो ना, ट्रॉली बैग को आप जब खींचते हो तो कोई एंगल बना के खींचते हो। यहां सपोज ट्रॉली बैग है कोई, तो आप फोर्स उस साइड पे लगाते हो, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट कहां पे हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पे हो रहा है। सपोज तो यहां आप सपोज 10 न्यूटन जितना फोर्स लगाते हो, सपोज आप 10 न्यूटन जितना फोर्स देते हो, तो क्या फोर्स 10 न्यूटन ही रहेगा, एक्स डायरेक्शन के लिए नहीं रहेगा, ओके, क्योंकि उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, वो डिवाइड हो जाएगा। ये जो फोर्स 10 न्यूटन आप लगा रहे हो कोई एंगल बना के, तो वो फोर्स डिवाइड हो जाएगा एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, ओके। तो उसके एक्स एक्सिस का फोर्स कितना होगा और वाई एक्सिस का फोर्स कितना होगा, वो हमें डिराइव करना होगा, वो हमें डिराइव करना पड़ता है, ओके। सिर्फ इसी डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो ना आप, इसलिए। हाँ, आप इस तरह से लगाते होते तो 10 न्यूटन उसको ही मिलता। सपोज इस तरह से ट्रॉली बैग को आप खींचते हैं और 10 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, तो एक्स एक्सिस में ही पूरा का पूरा फोर्स मिलता, पर कोई एंगल बन जाने के बाद पूरा का पूरा फोर्स मिलता नहीं है, ओके, उसमें चेंज हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं, जो एक्स एक्सिस में जो फोर्स मिलता है उसे हम बोलते हैं फोर्स का एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, और जो वाई एक्सिस में फोर्स का मिलता है उसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस में फोर्स का कंपोनेंट, ओके। बस तो वैसा ही हमें यहां दिखना है, ओके। कोई वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, a, और उस वेक्टर कितने एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ उसने एंगल बनाया थीटा जितना, उसने कितना एंगल बनाया, थीटा जितना एंगल बनाया। अब ये वेक्टर के दो कंपोनेंट मिलने वाले, यहां जैसे फोर्स के मिल रहे थे उसी तरह से इसके भी दो कंपोनेंट मिलने वाले। सपोज कोई क्वांटिटी यहां f नहीं ली है, सपोज कोई क्वांटिटी a ले ली है,
ओके, तो उसके दो कंपोनेंट मिलने वाले, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। ओके, तो एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस में मिलने वाला है और दूसरा वाई एक्सिस में। चलो, जितनी लेंथ है उस लेंथ, जब जहां पे वेक्टर स्टार्ट होता है वहां से मींस इस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए एक्स एक्सिस पे और आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए वाई एक्सिस पे। तो देखो, राइट एंगल ट्रायंगल मिल गए हमें, कैसा ट्रायंगल मिल रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। यहां अपने पास कौन कौन सी चीज दी गई है, एक तो एंगल, जो वेक्टर बना रहा है वो एंगल एक्स एक्सिस के साथ वो दिया गया है, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वो भी दिया गया है। डिराइव क्या करना है, तो उसका एक्स एक्सिस का कंपोनेंट और उसका वाई एक्सिस का कंपोनेंट। फिर से एक बार बता देता हूं कंपोनेंट होता क्या है। आप ट्रॉली बैग को इस तरह से खींचते हो, 10 न्यूटन फोर्स लगाते हो, तो क्या एक्स एक्सिस में 10 न्यूटन फोर्स मिलेगा? चलो, वैसे भी ना खबर पड़े, ना पता चले, तो हम इस तरह से सोच सकते हैं, यहां ट्रॉली बैग रख दी, एक्स एक्सिस में ही हमने उसको खींचा, ओके, और 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो। अब उसी को हमने कोई एंगल बना दिया, तो क्या फोर्स जितना ही रहेगा? नहीं, फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। उसके दो कंपोनेंट मिलेंगे, अब एक्स एक्सिस का भी कंपोनेंट मिलेगा और वाई एक्सिस का भी कंपोनेंट मिलेगा। ओके, तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। यहां इस तरह से लगाओगे तो पूरा का पूरा 10 न्यूटन मिलेगा, बट कोई एंगल बन जाएगा किसी भी एक्सिस के साथ, यहां कोई एंगल बन गया ना, सपोज वो एंगल थीटा जितना है, तो ये फोर्स एक्स एक्सिस का फोर्स उसका डिक्रीज हो जाएगा, एफ एक्सिस का फोर्स उसका कैसा हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ओके, क्योंकि आपने उठा के कोई एंगल बना दिया इसलिए, और वो फोर्स डिक्रीज हो गया, वो कहां पे दिखेगा? वो वाई एक्सिस पे दिखेगा। ओके, यानी उसका कंपोनेंट भी मिलेगा इस कंडीशन में। तो ये फोर्स का एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है और ये फोर्स का वाई एक्सिस का कंपोनेंट है। उसी तरीके से कोई, अब यहां फोर्स की बात हमने पर्टिकुलर की थी, पर कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका नाम ए है, उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? ए है, और कौन सा एंगल बना रहा है? एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ओके, तो ये जो थीटा एंगल बना रहा है, तो ये ए वेक्टर है, उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट मिलने वाला है। अब कंपोनेंट की वैल्यू चाहिए, जो मेरे पास मैग्नीट्यूड और थीटा हो तो कंपोनेंट कैसे डिराइव किया जाता है वो यहां पे दिखना है। ओके, चलो, तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री तो आपको आती होगी, sin थीटा cos थीटा और tan थीटा की इक्वेशंस तो क्या पढ़ ही चुके हो। तो अब हमें फाइंड करना है ए वाई। तो ये देखो, जितनी यहां वैल्यू होगी उतनी वैल्यू यहां पे मिलेगी आपको। ओके, तो यहां पर मैंने लिख दिया ए वाई, यहां पर मैंने लिख दिया ए एक्स, और ये हो गया थीटा, और ये हाइपोटेनियस ए। तो अब क्या डिराइव करना है? ए वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ट्रिग्नोमेट्री के sin थीटा cos थीटा और tan थीटा में याद कीजिए, अपने पास एंगल थीटा है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, डिराइव करना है ए वाई। तो sin थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो बोलना चाहे वो बोल सकते हो। इस एंगल की ऑपोजिट साइड कौन सी है? ए वाई। इस एंगल की ऑपोजिट साइड कौन सी बनी? ए वाई बनी, तो ये ए वाई लिख दिया। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? ए है, तो वो लिख दी। अब ए वाई को सब्जेक्ट में लेके जाओ। ओके, ए वाई को सब्जेक्ट में लेके आए, तो ए यहां पे चला जाएगा, सो ए sin थीटा इज इक्वल टू ए वाई। सो ए sin थीटा इज इक्वल टू ए वाई। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड, अब क्या चाहिए? ए एक्स की वैल्यू चाहिए, यानी ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट चाहिए। तो ये तो एडजेसेंट साइड हो गई। ओके, तो थीटा की एडजेसेंट साइड हो गई ना, तो उसको हम लिख सकते हैं cos थीटा। cos थीटा का इक्वेशन है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट थीटा की एडजेसेंट साइड ए एक्स है अपॉन ए, वहां से x को सब्जेक्ट में जाने दो, तो a मल्टीप्लाई हो जाएगा cos थीटा के साथ। सो a cos थीटा इज इक्वल टू ax। ये दोनों इक्वेशन मिल गए हमें।
ओके चलो तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स कैन बी पॉजिटिव ओके ये कंपोनेंट है इसे हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बोलते हैं बट कैसे कंपोनेंट है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है ओके इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है वो किस पे डिपेंडेंट है थीटा पे डिपेंडेंट है वो किस पे डिपेंडेंट है थीटा पे डिपेंडेंट है यानी cos 180 डिग्री मींस -1 हो जाएगा cos 90 मींस कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा sin 0 मींस 0 हो जाएगा ओके तो वो जो थीटा की वैल्यू है उस पे डिपेंडेंट है ओके चलो तो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा तो ये सब हमने कैसी कंडीशन के लिए देखा तो भाई इफ a and theta are given ax and ay can be obtained using equation number 1 and 2 ओके अब उसका उल्टा सपोज हमें ये कंपोनेंट दिए गए हैं ax और ay सपोज हमें किसकी वैल्यू दी गई है कंपोनेंट की वैल्यू दी गई है और हमें रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है यानी ये ए ओके वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिराइव करना है ए और वेक्टर की डायरेक्शन डिराइव करनी है मींस थीटा तो कैसे किया जाता है अब वो देखने वाले अब यहां पे वो देखेंगे हम तो चलो देखते हैं एक की वैल्यू चाहिए तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर लिखे तो ax की जगह क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसका स्क्वायर करके x का स्क्वायर करके क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ay का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा a स्क्वायर को कॉमन निकाल दो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा तो क्या फाइनल आंसर आ गया a स्क्वायर ओके तो हमें पता चल गया कि इस वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड दिए गए हुए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें कैसे मिलता है जब हमें ए कंपोनेंट की वैल्यू दी गई है तब तो उसका स्क्वायर करके उस कंपोनेंट का स्क्वायर करके उसको ऐड करना है उस कंपोनेंट का स्क्वायर करके दोनों को ऐड करना है तो उसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना a स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर यहां तो a का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड तो फाइनल आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर ओके चलो फिर अब एंगल फाइंड करना है अब हमें एंगल फाइंड करना है तो tan थीटा को याद करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट ओके tan थीटा इज इक्वल टू ये एंगल का ऑपोजिट साइड कौन सी है ay तो tan थीटा इज इक्वल टू ay लिख दिया डिवाइड बाय ax अब थीटा को सब्जेक्ट में जाने दो तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ay अपॉन ax ओके तो जब ax और ay की वैल्यू है मेरे पास और डिराइव करना है उसका एंगल और उसका मैग्नीट्यूड तो हम इस तरह से डिराइव कर सकते हैं ओके चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी में ये एंगल को हमने थीटा बोला ना तो उसके ऊपर वाला एंगल ले लेते हैं उसे हम फाई बोल लेते हैं सपोज दिस एंगल इज फाई अब हमें क्या डिराइव करना है उसी तरह से फाई अब वेक्टर की वैल्यू थीटा नहीं है अब क्या रह गई फाई रह गई तो a और फाई दिया गया है और हमें उसके कंपोनेंट डिराइव करना है ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है ओके चलो तो उसके कंपोनेंट डिराइव करने हैं अब एंगल जब फाई ले तब वो एंगल किस एक्सिस पे है y एक्सिस पे ओके तो इस तरह से हो गया एंगल फाई हो गया ये हाइपोटेन्यूस a हो गया ये ax और ये ay तो अब x
x की वैल्यू चाहिए और ay की वैल्यू चाहिए, यानी इसके कंपोनेंट चाहिए। तो पहले x के लिए लेते हैं sin थीटा। sin थीटा इज इक्वल टू ax अपॉन a, नहीं सॉरी sin phi, एंगल बदल दिया ना phi, इसलिए sin phi इज इक्वल टू ax अपॉन a। तो a sin phi इज इक्वल टू ax। उसी तरीके से एडजेसेंट साइड की वैल्यू चाहिए। एडजेसेंट साइड में कौन सा है, ay, ओके, उसकी वैल्यू चाहिए तो cos थीटा लेना पड़ेगा ना, cos phi इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो a cos phi इज इक्वल टू ay, a cos phi इज इक्वल टू ay, ओके। तो देखो एंगल बदल दिया तो साइन और कोस बदल जाएगा, यहाँ ax है तो यहाँ पर ax, यहाँ a cos थीटा है तो यहाँ a sin phi है, फिर भी वैल्यू सेम ही रहेगी। वैल्यू जिस इस केस में जितनी मिलती है इतनी वैल्यू इस केस में मिलेगी, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। उसी तरीके से ay को इस तरह से भी लिख सकते हैं, a cos phi, तो यहाँ पे a sin थीटा है, दोनों सेम ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो ये बात की डिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसको आप अच्छी तरह से 2-3 बार देखना, क्योंकि ये कहीं पर भी आएगा, ओके, बहुत यूजफुल है। आगे 11-12 साइंस जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे तब ये टॉपिक आपको बहुत यूजफुल होने वाला है, ओके। तो एक बार अच्छी तरह से देखना। और ये सब वेक्टर्स वाला जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है वो 1 या 2 बार या 3 बार पढ़ो तो भी हो सकता है कि आपको ना समझ में आए, तो जस्ट लगे रहना है, गिव अप नहीं करना है, ओके। जब तक ना पता चले तब तक हमें उसके पीछे पड़े रहना है, वैसे नहीं करके छोड़ देना है कि भाई नहीं आता है चलो छोड़ दो, तो आगे कुछ नहीं कर सकोगे, ओके। इसलिए आपको उस पे गिव अप नहीं करना है और ट्राई करती रहनी है। एक बार तो वैसा होगा, ओके, जस्ट एक बार, एक 1 मोर टाइम वैसे सोचते हुए आपको ट्राई करती रहनी है जब तक ना समझ में आए तब तक। हो सकता है एक कोई टॉपिक है या एक कोई सम है 2 दिन के बाद भी समझ में आए, 3 दिन के बाद भी समझ में आए, वैसा भी हो सकता है 10 दिन के बाद भी समझ में आए, पर समझ में आएगा जो आप उसमें गिव अप नहीं करोगे तो, ओके। बट ये टॉपिक आपके फ्यूचर के लिए है, एग्जाम के लिए नहीं, पर आपके नॉलेज के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। चलो तो आज का सेशन यहां तक कंप्लीट करते हैं।